हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हम लोग इस टाइम मिलते हैं जहां हम लोग पीआईबी की बात करते हैं, यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की बात करते हैं, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, दोनों के लिए आपके जो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ये आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद सांसद टीवी के भी कुछ डिबेट्स होते हैं, कुछ डिस्कशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव आता है, एक आता है आपका आपका मुद्दा करके, फिर वीकली बेसिस पे आपका अर्थनीति आता है ना। ये सब सारे जो आपके इवेंट होते हैं या फिर आर्टिकल जो आपके पीआईबी के हैं, ये खासकर आपके यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से चीज़ों का अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के नाम पे बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। एक लिमिट, अपने आप को लिमिट करना पड़ता है, तो वो लिमिट वाली जो डायरेक्शन है, इस दिशा में ये जो आपका सेशन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सभी गुड मॉर्निंग, और जितना लोग जॉइन किए हैं, सभी लोग थोड़ा-सा सेशन को शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें, है ना? तो कल की डेट में हमने 4 आर्टिकल्स बात किए थे, चारों आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट थे। आज भी 4 आर्टिकल्स हैं, क्योंकि 4 से 5 आर्टिकल्स हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ये बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि इसमें थोड़ा डिस्कशन चाहिए, तो इसलिए कभी-कभी 3 आर्टिकल होते हैं, कभी-कभी 6 भी हो जाते हैं, है ना? कभी कुछ शॉर्ट रहे तो। तो आज बेसिकली कोशिश करेंगे आज के 4 से 5 आर्टिकल आज हो जाए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल आपका आईआर से, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। क्या आर्टिकल है, किसके बारे में? तो ये आपका इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस के बारे में। ये आपका इंडिया और भारत और जर्मनी संबंध के बारे में क्या है कॉन्टेक्स्ट, पूरी कहानी को समझेंगे। और क्यों अभी यहाँ से आप जैसे मेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्या कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ से आप इसको ले सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ये भी हम कुछ बात करेंगे। क्या कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ फोल्डर पॉइंट होता है, यानी कि आप उस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, तो ऐसे भी हम पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि इंडिया जर्मनी रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस अभी तक पूछे नहीं गए हैं स्पेशली, है ना। तो हो सकता है कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान चाइना ये तो पूछा गया है ना, लेकिन इंडिया यूएसए भी पूछा गया है। आपके ऑप्शनल पीएसआईआर है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीएस पेपर 2, जिसका हम बोल सकते हैं ये आईआर का पार्ट है ना। क्या हुआ है, कॉन्टेक्स्ट छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसके डिटेल्स बहुत बड़े हैं। क्या है? हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात में, इस मीटिंग्स में कौन कौन सी बातें हुई है, किस टॉपिक्स को लेकर बातें हुई है, डिस्कशन हुआ है, इसको हम आगे स्लाइड देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा मैप देखते हैं कि जर्मनी की लोकेशन कहाँ पर। आई होप कि थोड़ा सा इमेज क्लियर आपको नहीं दिख रही है, आपको हम एक बॉर्डर बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपका हो गया, ये जो है ना, आपका हो गया जर्मनी का मैप। ठीक है, ये आपका हो गया जर्मनी के मैप। जर्मनी, बर्लिन कैपिटल, बाल्टिक सी आपका इधर, आप बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में आपका बाल्टिक सी हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस इधर, यूके आपका इस साइड, नॉर्थ सी आपका यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप के रिगार्डिंग हर बार पेपर में, यूपीएससी के प्री के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार, कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछ लेते हैं। 2 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी अगर आप, और क्वेश्चन ऐसा नहीं बहुत टफ होते, जो करंट में जो टॉपिक चल रहे होते हैं, या जो कंट्री आप इशू में होता है, जो देश इशू में होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जर्मनी का मैप हो गया। क्या है, पूरी कहानी समझते हैं, लेकिन इसके पहले हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया इंडिया जो है ना, ऑयल परचेज जो करता है, पेट्रोल रखते हैं, ये परचेज किस कंट्री से कितना करता है, एक डेटा दिखाते हैं। आप पूछेंगे सर ये डेटा का यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका कुछ इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसकी इसी के लिए बात करने वाले हैं। इंडिया जो है ना, इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है, खासकर इसमें ये भी देखा गया कि ये आपका क्वार्टर 1 है, फाइनल ईयर 2023। ठीक है, इसका ये लेटेस्ट डेटा है, जिसमें इराक से सबसे ज्यादा हम लोग तेल को परचेज करते हैं, इराक से। ठीक है, और थोड़ा घटा है, बोल सकते हैं कि हम 2022-23 जो अगला सेशन होने वाला है, ठीक है, उस यानी कि अभी हम बोल सकते हैं इसको, अभी इस टाइम में, तो ये आपका थोड़ा घटा है। इसके बाद सऊदी अरब है, लेकिन ये जो रसिया थर्ड में है ना, थर्ड में देखिए यहाँ पर 12.9%। क्यों हुआ है? क्योंकि आपको मालूम है कि जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है, रसिया के ऊपर सैंक्शन लगता है, प्रतिबंध, स्विफ्ट से बाहर निकाला जाता है, तो रसिया एक ऑफर प्रेजेंट करता है इंडिया को कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ऑयल आप ले सकते हैं। तो अभी वो जो परचेज, जो भी कंट्री परचेज कर रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में 80 के आसपास बैरल चलता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर $60 पर बैरल है। बैरल क्या होता है? ये मतलब एक यूनिट है, एक यूनिट। और ये कितना होता है? अगर आपने देखा हो कि गांव में ड्रम जो होता है,
शादी ब्याह में जो ड्रम आप यूज करते हैं, तो उस ड्रम में जितना भी वाटर या ऑयल जितना भी आएगा उसके बोलेंगे बैरल, है ना, उसी के आसपास होता है, लमसम उतना होता है, ठीक है। तो आप उसको इमेजिन कर चलिए। तो एक ड्रम का जो प्राइस है वो $60 है, यानी कि डिस्काउंटेड ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80-90 चलता है आपका जो इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन रसिया हमें दे रहा है डिस्काउंटेड प्राइस में। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो एक ग्राफ है ना, इस ग्राफ ये हाई आ रहा है, क्यों? डिस्काउंटेड प्राइस में। इसके बाद यूएई भी है, यूएसए भी है। तो यूएसए से कम हुआ है एक्चुअली, क्योंकि हमने यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा यूएसए बढ़ा दिया। तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर में? तो इराक के ऊपर में, शुरुआत से ही है, शुरुआत से हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसी है दिखाते आए हैं। और सेकंड में आपका सऊदी अरब है। क्या है पूरी कहानी, इस मीटिंग में हुआ क्या, इसको समझते हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट जान के। मीटिंग में एक्चुअली हुआ ये कि इस मीटिंग में जो बोल सकते हैं कि मेन पॉइंट्स या मुख्य विषय से हाइलाइट्स क्या निकल के आए, दो बातों पर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया इसमें। तो खासकर इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप और किसके ऊपर, तो माइग्रेशन और मोबिलिटी के ऊपर। दोनों देश खासकर एक पार्टनरशिप को बिल्ड करने के लिए एक कोशिश करते हैं, और किस दिशा में, तो एक बोल सकते हैं प्रवासन और एक गतिशीलता। तो आप इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको माइग्रेशन और मोबिलिटी। माइग्रेशन यानी कि आप बोल सकते हैं जो मूवमेंट होता है ना, यानी कि जो यहाँ से माइग्रेट करके जो जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से यहाँ भी आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बातें चली, थोड़ा ये जिसको आसान कर सके माइग्रेशन की जो पॉलिसीज है इसके रिगार्डिंग। या फिर जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी क्या होता है, यानी कि यहाँ से लोग, इसका मतलब मूवमेंट ही होता है, गतिशीलता, है ना, यानी कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इसको अपन इसके अंडर में रख सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बात हुई, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब चीजें को ऐसा नहीं कि ईयू की तरफ से कुछ बात किया गया, यहाँ पर दो कंट्री बीच बात हुई, लेकिन इसी बीच में कुछ बातें और भी हुई हैं, जो आपके लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम है, लेकिन आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर और भी चीजें बातें होती है, बायलैटरल टॉक्स भी होते हैं इश्यूज पर, किसके, तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के ऊपर। कल एक आर्टिकल, कल या परसों एक आर्टिकल किए थे इंडो पैसिफिक के रिगार्डिंग, कि इंडो पैसिफिक में जो हमारा पूर्वोत्तर जो आपका राज्य है, जो स्टेट है, उसकी किस तरीके से इसका इनका रिलेशन है, कितना इंपॉर्टेंस है, क्या इनका एक कनेक्शन है, ये भी हम पॉइंट हम बात कर चुके थे। तो यहाँ पर इसको लेकर बात हुआ, क्यों? अब यहाँ पर देख रहे हो कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इंडो पैसिफिक में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी है चाइना को लेकर, है ना, और किसी का डोमिनेंस ना चले इसको लेकर, एक किसी की मोनोपोली ना हो। ऐसा नहीं कि चाइना यहाँ पर अपनी, मतलब साउथ चाइना से अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, ये भी ना हो। यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी, शांति सुरक्षा दोनों यहाँ बना रहे, इसके लिए क्वाड भी बना हुआ है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को रिगार्डिंग यहाँ बायलैटरल टॉक्स हुई इंडिया और जर्मनी के बीच में, ठीक है। इसके बाद दोनों कंट्री के बीच में और भी कुछ पॉइंट बात हुआ, जो बोल सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो अक्षय ऊर्जा है, या फिर ऊर्जा संक्रमण, यानी कि जो आपके एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब ये हुआ कि देखिए, अभी आपको मालूम होना चाहिए, जर्मनी वो कंट्री है, आपको अगर थोड़ा सा याद दिलाते, अक्टूबर नवंबर के मंथ में हम याद एक टॉपिक डिस्कस किए थे, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर, जो कि रसिया से जर्मनी परचेज कर रहा था, लेकिन क्योंकि वॉर था, तो ये अगस्त के टाइम में पूरा ये ब्रेकअप पूरा हो चुका था, कट ऑफ कर दिया गया, जो भी ये ऑयल नेचुरल गैस खरीद रहा था जर्मनी रसिया से। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 भी है, जो कि ऑपरेशन हुआ नहीं था, पूरा बन के रेडी था, लेकिन उसको ऑपरेशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है। इसको लेकर आपको मालूम है कि हमने कुछ आर्टिकल और बात किए थे, जहां पर जो आर्कटिक जो रीजन है, खासकर नॉर्वे जो पार्ट है, नॉर्वे पार्ट, वहां पर ऑयल को एक्सट्रैक्शन करने की बात की जा रही थी, है ना, खनन की बात की जा रही थी, ये भी हम बात किए थे। तो यहाँ पर अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संक्रमण, अब यहाँ पर क्योंकि जर्मनी, अब देखिए, रसिया यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन के साइड में आपकी यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन कंट्री में आपके जर्मनी भी है। तो जर्मनी कभी नहीं चाहेगा अभी कि रसिया से हम ऑयल को लेकर या नेचुरल गैस को लेकर हम डील करें, ये कभी नहीं वो चाहेगा। और जब वो नहीं चाहेगा, तो आपको लगता है कि क्या उसके पास जो ऊर्जा, यानी कि एनर्जी की जो क्राइसिस है, ऑयल की क्राइसिस है, नेचुरल गैस की क्राइसिस है, उसके लिए वो बात करेगा? नहीं, वो बात करेगा। उसके लिए इंडिया से चीजें आगे, जो रिलेशनशिप है वो बनाना चाह रहा है, इंडिया कैसे फुलफिल करेगा? देखिए, इंडिया जो है ना, अभी इस टाइम में न्यूट्रल स्टैंड सबके साथ रखा हुआ है। न्यूट्रल का नहीं मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल इन सेंस की आप देख सकते हैं कि यूएसए के साथ भी हमारा अच्छा एक रिलेशन है, रशिया के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, सबके साथ ऑलमोस्ट सब, लेकिन दो कंट्री छोड़ के। लेकिन हमारे साथ व्यापार होता है, चाइना पाकिस्तान को पूरा छोड़ दीजिए। तो एक एक बैलेंस स्टैंड लेके हम लोग चलते हैं। देखिए, एक यहाँ नया पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो जर्मनी, अगर जर्मनी और इंडिया के बीच में अभी
मीटिंग हुई तो फोकस ये चीज तो एक नाम का था, एक बोलते हैं एक हाथी के दांत दिखाने वाले, ये दिखाने वाले दांत थे। जो अंदर के दांत थे ना वो ये थे, तेल की कीमत में कैप, कैप क्या होता है, सीमा होता है, इसको सीमा बोल सकते हैं, सीमा लगाना। इसको लेकर अभी यहाँ पर देखिए यूरोपियन कंट्री ने, जो कि अभी 27 कंट्री है, उन्होंने आज से 5 मंथ पहले उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर जब आएगा, यानी ये दिसंबर का जो मंथ है, इस टाइम में हम लोग लॉन्च करेंगे आपका ऑयल प्राइस कैप प्लान। ये एक प्लान है, इस प्लान को लॉन्च करेंगे। इस प्लान में क्या होगा इसको समझिए। इस प्लान में ये होगा, क्योंकि रसिया जो है ना, ये डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल को सेल कर रहा है, चाइना को भी सेल कर रहा है, इंडिया को भी सेल कर रहा है, इवन कि यूएसए के बोलने के बाद भी इंडिया उसको परचेज कर रहा है। ये एक अलग बात है, ठीक है। तो इसी बात से, क्योंकि आपको मालूम है कि यूरोपियन कंट्री भी चिढ़े हुए हैं, उनको भी लगता है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी इंडिया परचेज कर रहा है, क्यों, हमारी डोमेस्टिक नीड है, हमारे घरेलू यहाँ पर नीड है, इसलिए खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर यूरोपियन कंट्री प्लस जर्मनी उसी में एक शामिल है, एक देश है। तो उनका ये मानना है कि इंडिया जो है ना, अब होता क्या ना, दो चीजें यहाँ पर निकल के आती है। अगर आप ऑयल को खरीद रहे हैं तो आप शिप से लाएंगे, जहाज से, पानी जहाज बोल सकते हैं। जब शिप से आप लाएंगे तो इसके लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, किसकी, तो शिप की। किस बात की इंश्योरेंस, आप गाड़ी करवाते हैं उस तरीके शिप का भी होता है, क्योंकि आप उसमें ऑयल लेके आप इंडिया आ रहे हैं, या फिर आप शिप खाली ही जा रहे हैं, जो जो भी हो, तो शिप का ऑयल जो टैंक भरा हुआ है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी कि उसका बीमा करवाते हैं। और शिपिंग यानी कि पैकिंग जो होता है, शिप यानी कि आप यहाँ से लेकर आप इंडिया पहुंचा रहे हैं, यानी कि जो फ्लिपकार्ट वाले, जो आपका मेन जो रिटेल जहाँ सेंटर होता है वहां से यहाँ पहुंचाते हैं, तो शिपिंग चार्जेस कुछ लेते हैं। एक बंदा होता है पहुंचाता है, कॉल करता है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग है, शिपिंग के लिए, बीमा के लिए यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं, और ये जो कंपनीज हैं ये आपके लंदन बेस्ड, यानी कि ये आपके यूके बेस्ड है। इसके हेड ऑफिस या मुख्य जो ब्रांच बोल सकते हैं, ये यूके में, लंदन में। ये लोग प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस। अगर मान चलिए तेल पलटी हो गया, कौन जिम्मेवार होगा, तो कम से कम ये लोग कुछ कम से कम पैसे वैसे दे देते हैं कि आपका नुकसान हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने आपने इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस किसी का भी करवाते तो आपको कहीं ना कहीं जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट करवाती है, गवर्नमेंट ही आपको इंश्योरेंस के जो भी कुछ पैसे बनते हैं वो आपको देते हैं। यहाँ पर भी इसके लिए हर एक शिप, इवन कि हर एक कंट्री लोग करवाते हैं, इंडिया भी करवाया, इंडिया भी इसको करवाया, ठीक है। तो यूके और यूरोपियन कंट्री ने इंडिया को ये बोला कि आप ये कीजिए कि अगर आप रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करते, तो ये जो इंश्योरेंस जो बीमा है इसे आपका कैंसिल कर देंगे। कोई इंश्योरेंस और शिपिंग के लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है। इन्होंने कहा, इंडिया ने कहा कि ठीक है कर दो। लास्ट में ना नकार करते करते इन्होंने दिसंबर इस मंथ में इन्होंने ये बोला कि आप ये करो कि जो 60 डॉलर डॉलर पर बैरल जो है ना, ये इस रेट से जो आप खरीद रहे हैं, इस रेट से, तो इसके ऊपर हमें कैप लगानी है। किस बात की कैप, देखिए ये चाहते हैं कि ये जो 60 जो बेच रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि जो भी ऑयल आपकी प्रोडक्शन कंपनी है, जो ऑयल को बना रहे हैं, ठीक है, तेल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये बोला गया कि ये लोग जो ऑयल को यहाँ पर जो बेचेंगे या खनन करेंगे, ये और भी इससे कम होना चाहिए। मतलब दो पॉइंट बोला गया, एक शिपिंग के लिए, बीमा के लिए, दूसरा पॉइंट ये कि कैप कैसे लगेगा। 60 ये बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बेचने दो, हम लोग यहाँ 50 कर देंगे पर भाई। ये वाला तो सही हमें लगा, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन जो आइडिया देने वाला होगा कि ये $50 पर बैरल करने वाला है, ठीक है। ये हमारे लिए तो प्रॉफिट वाली बात होगी, लेकिन कहीं नहीं, कहीं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, जो प्रोड्यूस कर रही है, उसके लिए नुकसान वाली बात होगी। ये वाली एक पॉइंट यहाँ से निकलते, तो इस मैटर में बात किया गया शिपिंग को लेकर और बीमा को लेकर। जो सर्विस दे रही है खासकर जो लंदन बेस्ड कंपनी, वो वापस ले लेगी। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस में, कि खासकर ऑयल प्राइस जो कैप है, जो तेल की कीमत की जो सीमा है, ठीक है, इसके प्लान को खासकर यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च कर दिया दिसंबर के टाइम में। अब यहाँ पर जो खासकर उन उन कंट्री को बोला जाएगा, चाइना को ही बोला गया इवन, नहीं इंडिया को स्पेशली बोला, क्योंकि इंडिया मालूम है इंडिया न्यूट्रल है, इंडिया ट्रेड तो करी गई, तो इंडिया को स्पेशली बोला गया कि आपको यहाँ पर इस चीज को कम करना है, बीमा अगर आपको चाहिए कंटिन्यू तो, ठीक है। तो ये पूरा कहानी इसके निकालेगा। ये G7 जो कंट्री है, इन्होंने ये बेसिकली स्टेप लिया है, ठीक है, G7 कंट्री ने लिया। यूरोपियन यूनियन में आप बोल सकते हैं कि इसे यहाँ जापान भी एक है, ठीक है। तो ये 7 कंट्री यहाँ पर जो है ना G7, ये लोग मिलकर यहाँ पे ये स्टेप उठाए हैं, ठीक है। तो G7 कंट्री बारे में थोड़ा कुछ मालूम होना चाहिए। तो यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान,
तो इन्होंने खास मालूम है कि रशिया से उनकी बनती नहीं है, तो वो चाहते हैं भी कि उनसे क्योंकि इसलिए फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेचुरल गैस से 40% की जो बजट यानी इकोनॉमी जो है ना रशिया की, ये चलती है। अभी जो ऑयल खास को बेच रहा है रशिया, इससे उनकी इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही है। और किसी भी कंट्री को घुटनों बल झुकाना है, तो उसकी इकोनॉमी को डाउन कर दो, और उसकी इकोनॉमी चल रही है ऑयल को बेचने से, ठीक है? तो सारा खेल इसीलिए किया जा रहा है। बच्चे वाला खेल है, लेकिन बस ये खाली इंटरनेशनल लेवल में हो रहा है, ठीक है? बस इसे समझने की नीड है। दूसरा आर्टिकल ये आपका है, देखिए ये जो आपका आर्टिकल है ना, राष्ट्रीय बैम्बो मिशन, जिसको बांस भी बोलते हैं हिंदी में, ये आपसे क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। क्या क्वेश्चन होगा, आई होप कि आगे हम क्वेश्चन एक लेके हम आए हुए हैं, तो उसको हम दिखाएंगे भी, ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं क्या है, और क्या ये आर्टिकल्स कवर करने के बाद में क्या आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ लिया आपने क्वेश्चन बन नहीं रहा है, वे दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है? आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन बन जाए, आप ये क्लास इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कम से एटलीस्ट कुछ वहां पर, हम ये नहीं बोलते 100%, ठीक है? और ये कोई नहीं बोलेगा वैसे, हम ये चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चंस है, जो स्टेटमेंट है, पूरा ना सही, लेकिन इतना आ जाए कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। और हर लोग ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि आपको वही कंटेंट ही दें कि आप उसमें बस उस ये आपने जो पढ़ा है उसको आप कॉमन सेंस प्लस उस नॉलेज को यूज करके आप उसका आंसर बना दें, बस, ठीक है? तो ये आपका पेपर 2 में आएगा, पेपर 3 में भी आएगा, ठीक है? बास है ना, राष्ट्रीय बास है, यानी कि ट्री की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल पोर्शंस आ गया। तो इसमें हो गया 3 इसलिए बोल रहे हैं, सॉरी ये आपका 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका मिशन है, ठीक है? यानी कि गवर्नमेंट आपका जो राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, योजना होती है, और हस्तक्षेप, ये इसका सिलेबस पार्ट हो गया। 3 इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट का पार्ट है ना? अब ये क्या है मामला, पूरा सुन लीजिए। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन एनबीएम, नेशनल बैम्बो मिशन, इसको शॉर्ट में आगे जहां भी लिखेंगे यही लिखेंगे, ठीक है? के तहत बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया। देखिए, नेशनल बैम्बो मिशन, ये और भी इफेक्टिव तरीके से आगे रन हो सके, और भी इफेक्टिव तरीके से आगे वो मतलब प्रॉफिट पहुंचा सके, और जो भी इसमें अपग्रेड चाहिए, इसके लिए यहाँ पर एक सुव्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर एक सलाहकार समूह की गठन किया गया है। किसने किया? तो कृषि मंत्रालय ने। अब इसका काम क्या होगा, अब यहाँ पर आपको बेसिक क्या जाननी है, ये जो नेशनल बैम्बो मिशन है इसके बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए। और कहीं न कहीं मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, बैम्बू से क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। बैम्बू के रिगार्डिंग एनवायरनमेंट में क्वेश्चन पेपर 3 में पूछे जाते हैं, और पूछ भी सकते हैं, बनते हैं चांसेस, ठीक है? तो डेफिनिटली यहाँ ओनली ये प्रीलिम्स के लिए आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, मेंस के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? क्या है देख लेते हैं। देखिए, जो भारतीय वन अधिनियम है, अगर आपको बता दें, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1990, आपकी 1927, ये जो आपका अधिनियम है, इस अधिनियम जो कि 1927 का है, 1927 का है, 1927 का जो अधिनियम है, जो आपका एक्ट है, इसको 2017 में थोड़ा संशोधन करके इसके बाद यहाँ बनाया गया किस चीज का, तो नेशनल बैम्बो मिशन, यानी कि 2017 में ये बना है, ये मालूम चल गया किसको संशोधन करके, तो आपका राष्ट्रीय वन अधिनियम को, जो कि आजादी से पहले का अधिनियम है, ठीक है? तो ये इससे बनाया गया। अब ये एक पॉइंट और चीज कि नेशनल बैम्बो जो मिशन है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आप एक था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, है ना? तो यहाँ पर केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि ये आपका सेंट्रल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSC आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? CSS। तो ये आपका इसमें आता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर दोनों की शेयरिंग चलती है। 60-40 का भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रहा तो 90-10 का भी हो सकता है, या फिर किसी किसी स्टेट में 70-30 का भी होता है ना? नो मैटर, आप इसमें परसेंटेज में बन चाहिए, अब बस ये जाने कि इसमें शेयरिंग होता है, बस ये हो गया। एक पॉइंट यहाँ पर है, देखिए किस पॉइंट की बात करें, अभी हमारे एनबीएम में आ रहे हैं, ठीक है? अब से एनबीएम आप बोल के तो बताए नहीं, अब उसमें भी आएंगे हम लोग, ठीक है? ये एक यहाँ पर हब है और स्पोक मॉडल। हब और स्पोक मॉडल क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है। अगर आपने देखा होगा व्हील, अगर आप साइकिल का व्हील देखे होंगे, तो ये सेंटर हो गया, और यहाँ से ये जो आपके रिंग बने होते हैं ना, कुछ इस तरीके से होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि आप जहां भी हो, मतलब ये आपका जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है? तो आप डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्रांच है, और ये ब्रांच जो है ना रिपोर्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। डिफरेंट आपके ब्रांच शाखा है, और ये शाखा जो भी है अपने अपने स्तर में काम भी कर रही है, लेकिन
मार्केटिंग कुछ भी रिपोर्टिंग करना होता है तो हेड ब्रांच कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। यानी कि ये हो गया आपका हब, ये हो गया स्पोक, और स्पोक यहाँ पर, ये भी स्पोक, ये भी स्पोक, ये भी स्पोक, ये भी स्पोक। तो ये आपके स्पोक हो गए और हब आपका बीच में हो गया। नहीं समझे अभी? सिंपल सी बात है कि अगर एग्जांपल और लेते हैं, एक बड़ी सब्जी मंडी है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी से छोटी छोटी सब्जी मंडी में सब्जी पहुंचती है, ठीक है। या फिर और ले लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जो बांस से कुछ ना कुछ आपके हैंडी जो क्राफ्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, कुछ कलाकारी जो करते हैं बांस को लेकर। अगर वो कलाकारी जो लोग कर रहे हैं तो अपनी जो कलाकारी को, जो भी क्राफ्ट्स को बनाए, वो बेचने के लिए वो कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे, कोई बड़ी मार्केट शहर जाएंगे। तो अगर ऐसा उपाय हम करते हैं कि उस बैम्बू से लेकर जो अपनी रोजगार जो चला रहे हैं, खासकर बैम्बू से जो भी अपनी चीजें बना रहे हैं, अगर हम ये करते हैं यहाँ पर, उसको हम एक मार्केट बना दें एक शहर में, और हम ये बोल दें जितने गांव वाले हैं उस मार्केट में आए, अपने अपने जो कलाकारी है वहां पर बेचे, और वहीं से मिल जाएगा आपको, यहाँ वहां भटकने की नीड नहीं है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आप लोग दूसरे दूसरे गांव में हो और आप लोग बना रहे हैं बांस को लेकर कुछ भी, आप कुछ कलाकारी कर रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए आप एक ही हब में जा रहे हैं, एक सेंटर पे जा रहे हैं जहां अपनी सब चीजों को बेच सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो है ना आपकी एनबीएम, नेशनल बैम्बो मिशन, तो नेशनल बैम्बो मिशन के बारे में ये कहते हैं कि ये एक हब और स्पोक मॉडल है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री सी है, बांस वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि ये आप मालूम है कि इंडिविजुअल जो इंसान होता है वो भी अपने लेवल में कहीं कहीं, आप देखें टोकरी बनाते हैं, और जो छठ में जो क्या उसको शुभ बोलते हैं, है ना, ऐसे उसको क्या, उसको याद नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं, बहुत सारे उससे पंखा ही बनता है। तो ये सारे जो मतलब चीजें मतलब आइटम्स बनाते हैं वो, इसको बेचने के लिए उसे घर घर जाना पड़ता है। तो उसके वो मेहनत को कम करने के लिए मार्केट बनाया जाए, ताकि वहां पर बैम्बू के रिगार्डिंग जो भी चीजें से रिलेटेड जो चीज मिलती है वो वहां पर उपलब्ध हो सके। ये यहाँ पर जो फैसिलिटीज है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने की यहाँ पर काम हुआ है। तो इसी को बोला हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल। यानी समझ में आई होप क्या आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ बोला गया, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ बैम्बू सेक्टर। एनबीएम के जरिए कहीं ना कहीं जो बांस के क्षेत्र में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास, एनबीएम के जरिए कहीं ना कहीं हम लोग बांस के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ये एक संपूर्ण तरीके से होना चाहिए, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात करें, एक छोटे वर्ग की हम बात करें, एक संपूर्ण तरीके से इसका विकास होना चाहिए। ये भी इसका एक मेन मोटो है। इसके बाद यहाँ पे ये बोला गया कि आपको सोचिए, जब ये हब एंड स्पोक मॉडल है, तो जो भी जो फार्मर, जो किसान ही है, जो कि बांस के रिगार्डिंग, बांस से अपनी रोजगार चलाते हैं, तो यहाँ पर ये भी किया जा रहा है कि किसानों को बाजारों से जोड़ना, जो ये हम बोल चुके हैं, ये यहाँ पर इसके लिए रिगार्डिंग काम हो रहा है, ठीक है। यानी किसान को मार्केट से कनेक्ट करना, क्यों? क्योंकि वो अपनी जो भी आर्ट है, जो भी कलाकारी, उसको वहां मार्केट में जाकर बेच सके, इसके लिए, ठीक है। उन्नयन कौशल यानी कि क्या हुआ, आप इसे बोल सकते कि देखिए, जो भी कलाकारी वो कर रहे हैं उसमें थोड़ा कुछ अपग्रेड कर दिया जाए, थोड़ा कुछ अपडेट कर दिया जाए, थोड़ा उन्हें कुछ स्किल प्रोवाइड कर दिया जाए कि हमें और भी आइटम्स इसमें बना सकते हैं। तो इसमें फायदा किसका होगा? इससे फायदा फार्मर्स का होगा, उससे और भी अच्छी आमदनी मिलेगी, लाइवलीहुड उसकी अच्छी चलेगी। ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पर ये पूरा जो पॉइंट है ना, ये किसकी हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं एनबीएम, नेशनल बैम्बो मिशन। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपके पास इनफ कंटेंट अभी थोड़ा सा यहाँ पर है, अभी और भी आगे, ठीक है, आगे भी और भी है। इसके बाद यहाँ पर ये है एक पॉइंट लास्ट में जो छूटा हुआ था कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब ये जो एनबीएम मिशन है, अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? तो आपके एग्रीकल्चर और आपके फार्मर्स वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आ जाएगा। ये आपका फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं महत्व के बारे में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो बहुत सारे हैं, मतलब इसके अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, मतलब बोल सकते हैं इसके मल्टीपल एवेन्यूज है ना, मल्टीपल के उपयोग के कई रास्ते इसके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो परिस्थितिकी है यानी कि इकोसिस्टम की बात करें या इकोलॉजिकल की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, आजीविका सुरक्षा की बात करें, देखिए, बांस से बहुत सारे जो आइटम बनाए जाते हैं उसको लेकर बहुत सारी की लाइवलीहुड, आजीविका जो है ना वो चलती है। ये तो पॉइंट आप समझ रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितिकी है इससे कैसे होता है, तो एक एग्जाम्पल आपको देते हैं ग्रीन स्टील का। ग्रीन स्टील ये क्या है? स्टील मतलब क्या होता है? स्टील मतलब आयरन का चीज होता है, आयरन और प्लस जो स्टील बोल सकते हो कॉम्बिनेशन है। तो ये जो ग्रीन स्टील है ना, ये एक बांस ही है
लेकिन उससे बोला गया ग्रीन स्टील। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल बताते हैं, जो केम्पागोड़ा है, ठीक है, जो बेंगलोर में है, कर्नाटक बोल सकते हैं, वहाँ जो एक हवाई अड्डा है केम्पागोड़ा, इसका एक नया टर्मिनल बना, ठीक है। नया टर्मिनल जो बना ना, वो वहां पर आयरन स्टील का यूज नहीं किया गया, उसके जगह पर बांस, बैम्बो का यूज किया गया, बैम्बो का यूज किया गया। तो अगर ये यूज करने से फायदा क्या होगा? इकोलॉजिकली फायदा होगा, पारिस्थितिकी रूप से आप बोल सकते हैं ये फायदा होगा, आर्थिक रूप से फायदा कैसे होगा? क्योंकि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अब स्टील के लिए स्टील कंपनी है, अब इसमें क्या होगा, जो छोटे मोटे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जो बांस के रिगार्डिंग जो अपनी आजीविका चलाते हैं, वो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो उसकी यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति वो सही होगी, देश की भी सही होगी ना। जब ये लोग की आर्थिक कंडीशन सही होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन, तो पूरा ओवरऑल कंट्री की भी सही होगी। तो ये तीनों पॉइंट आप ये बोल सकते हैं, पॉइंट जब आप लिखना पड़े तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में तीनों पॉइंट इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसके सिग्निफिकेंस है, क्या इसके महत्व है। एग्जाम्पल आप ग्रीन स्टील दे सकते हैं, है ना, शॉर्ट में इसको एग्जाम्पल देना है। देखिए इसकी हम बात करें पोटेंशियल की कि बैम्बो के रिगार्डिंग, देखिए बैम्बो जो है हॉर्टिकल्चर में आता है ना, बागवानी जो बोलते हैं, बागवानी फील्ड में। और इसकी जो क्षमता है ये बहुआयामी यहाँ बोला गया है कि मल्टीपल, ये मल्टी फेसेटेड है, कि ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ एक ही सेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं बस, जो टोकरी वोकरी जो बनाते हैं छोटे मोटे पंखे वंखे उसके लिए, और भी बाकी सारे फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। अब सोचिए कि किसी किसको पता कि एयरपोर्ट का एक टर्मिनल जो है ना पूरा, जैसे आप देखिए अगर कभी गए होंगे, एंटर किए होंगे, तो वहां पे स्टील का बैरिकेड बना होता है, ठीक है, बाकी सारे स्टील कहीं कहीं यूज होता है, तो उसके जगह बांस यूज किया गया, बैम्बू। एक नया इनोवेटिव है, बोल सकते हैं नवाचार ये। तो ये इसके रिगार्डिंग आपका ये रहा। कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए इसके फायदे हम बात करें, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, और फायदे क्या है, तो स्थानापन्न जो का बात करते हैं, प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। जो हम आज यूज करते हैं पन्नी, प्लास्टिक यूज करते हैं, तो उसको क्योंकि आप मालूम है कि बांस से आपके पेपर ही बनते हैं, पेज बनते हैं, हाँ? अगर आपको मालूम ना हो तो बताना चाहते हैं। तो ये रिप्लेस कर सकता है। प्लस बैम्बू का यूज कहाँ होता है? एथेनॉल बनाने में और जैव ऊर्जा के उत्पादन में। एथेनॉल आपको मालूम है कि एथेनॉल रिगार्डिंग सरकार का एक टारगेट भी है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, अगर याद ना हो तो 20% इथेनॉल को हम लोग किसमें मिक्स करेंगे, तो इसको डीजल में, डीजल, ताकि जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, ये थोड़ा सा कम एमिट हो, है ना। तो इसके रिगार्डिंग चीजें स्टेप ली गई है। दूसरा सबसे अमीर देश जो है ना वो इंडिया है, किस मामले में? बैम्बू के मामले में। तो पहला कौन है? पहला आपका चाइना है, पहला आपका चाइना है, ठीक है। ये आपको याद है, ये वनडे क्वेश्चन है, ये सब नहीं पूछते हैं। पहल की बात करें कि कौन कौन से पहल या सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे कि आप इसमें बोल सकते हैं बैम्बो क्लस्टर्स, ये नाम है, बस उसका हिंदी कुछ और है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैम्बो क्लस्टर, बैम्बो क्लस्टर ये बनाया गया बात से गुच्छे, यानी कि बैम्बो, इसका मतलब ये हो कि एक पर्सन जो बैम्बो है इसके रिगार्डिंग अपनी जो लाइवलीहुड है वो ना चलाए, ग्रुपिंग कर ले, ग्रुपिंग में चीजें और भी बड़े सेक्टर में होती है, उसको बेच सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये इसमें किया गया। फिर यहाँ पर एक ये पॉइंट है, एमएसपी को बढ़ाना। देखिए यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, शॉर्ट में बोल, एमएसपी जो है ना, यानी कि मिनिमम सपोर्ट सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है? यानी कि इतने तो पैसे आपको मिलेंगे अगर आप कहीं भी मार्केट में बैम्बू के रिगार्डिंग जो भी आप बनाए हैं उसको बेचते हैं, तो आपको समथिंग इतना मिनिमम रुपए मिलेगा, जो भी डिसाइड किया गया। तो ये इसके लिए एमएसपी यहाँ पर डिसाइड की जाती है, तो एमएसपी को भी बढ़ाया गया। ये एक लघु वनोपज है। लघु वनोपज क्या होता है? यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए 2006 में 2006 में ये चीजें डिसाइड हुई कि फॉरेस्ट जो बैम्बू है ना, बॉम्बे बांस, ये आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि ये फॉरेस्ट में नहीं आएगा, ये फॉरेस्ट में नहीं आएगा। इसके फायदे नुकसान क्या है? इसके फायदे नुकसान ये है कि अब कोई भी इंसान, कोई भी प्राइवेट, कोई भी इंडिविजुअल इंसान बैम्बू को की जो क्रॉपिंग है, खेती वो कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वो उसको गिरा भी सकता है, वो उसको काट भी सकता है, लेकिन हाँ ये जंगल में हो बांस तो उसको काट नहीं सकता है। एक क्वेश्चन ये से बना हुआ था, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कि आप, वैसे स्टेटमेंट मालूम चल जाता है कि आप जंगल की बांस क्यों गिराएंगे, ठीक है। ये माइनर फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, वो इसको क्रॉपिंग भी कर सकता है, इसको फेल भी कर सकता है, ठीक है, उगा भी सकता है, गिरा भी सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट और एक चीज यहाँ पर, कि ये ट्री की कैटेगरी नहीं आता है। ट्री की कैटेगरी, वृक्ष की जो श्रेणी होती है ना, इस चीज को हटा दिया गया है। जितने पॉइंट लिख रहे हैं ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी एक क्वेश्चन अभी दिखाएंगे क्यों, इसलिए ये हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन देने वाले हैं। किसान उत्पादकता संगठन, इस ये भी बनाया गया जिसमें 1000
1000 जो है ना FPO बनाया, यानी कि संगठन जो है 1000 FPO, जो कि खासकर किस फील्ड में लगा रहेगा, बैम्बो के रिगार्डिंग, जो भी आप इसका जो यूज करते हैं इसके आइटम बनाने उसके रिगार्डिंग। तो 1000 ये भी आपका पूरा स्टेप्स रहा जो कि सरकार ने इसके रिगार्डिंग ली हुई है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन, ये तो पूरा इंग्लिश से, ठीक है, आप इंग्लिश वाला इंग्लिश से देख सकते हैं, लेकिन चलिए ये तो हिंदी चल रहा है ना, चलिए हिंदी वाले देख लेते हैं। ये हिंदी क्वेश्चन है, तो हम साइड हट जाते हैं ताकि आप देख सकें। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में किए गए 19 का क्वेश्चन है, 2019 में कुछ का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्रों में उगाए गए बांसों को गिराने का अधिकार है। अभी हम बताएं गिराने का अधिकार नहीं है, गिरा नहीं सकता ये, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। जब वन सही नहीं है तो ये आपका वन यहाँ पर है, ये वन यहाँ पर, मतलब ये तो मालूम चल गया, 3 तो आपका सही है, 3 ये दोनों में। 2 का चेक कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति वन अधिकार को मान्यता दी 2006 के अनुसार बांस एक लघु वनोपज है, यानी कि ये आपका पीछे देखना अभी यहाँ पर कहाँ गया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका सही है। जब ये सही है, 3 तो वैसे दोनों में, तो ये भी आपका सही है। आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सही होते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, अगला आर्टिकल आपका महापरिनिर्वाण दिवस से है। महापरिनिर्वाण जो कि आप बुद्धिज्म जब चैप्टर पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो वहां पर आप सुने होंगे, लेकिन ये दिवस, ये डेज की हम बात कर रहे हैं, क्या है। जीएस पेपर 1 पर्सनालिटी में ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। पर्सनालिटी में ये टॉपिक जब आप पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप जो पर्सनालिटी है उसके रिगार्डिंग जो बायोग्राफी, उससे क्या अचीवमेंट है, कौन से राइटिंग्स लेख लिखे हैं, कौन सी जो संस्था है उन्होंने उन्होंने खासकर बनाया, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में अभी यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यूएशन होता है मेंस में लिखने का। क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद किया है। देखिए आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली आपका 3 दिसंबर है ना, ये दिन था, तो इस दिन को श्रद्धांजलि दी गई। अब यहाँ से क्वेश्चन, ये तो आपका एक कॉन्टेक्स्ट रहा खबरों में क्यों है, लेकिन आपको पढ़ना क्या, आपको यहाँ पढ़ना है कि क्यों क्यों मनाते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना। यस, कुछ रीजन होना चाहिए। क्या, देखिए इस दिन जो है ना 3 दिसंबर, जो कि बोल सकते बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि है, और इसीलिए हम लोग मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। अब बोले सर ये तो वर्ड बुद्धिज्म से लिंक है, क्योंकि बुद्ध भगवान जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण, है ना। यस, उनको उनकी डेथ को, तो इनकी डेथ को डेज के रूप में मनाते हैं। अब वो तो एक्चुअल डेट तो मतलब यहाँ लिख नहीं सकते, मालूम ही नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल डेट है वो यहाँ पर इन्हीं से लिंक किया गया कि बी आर अम्बेडकर जी का जो डेथ है पुण्यतिथि, उनसे ही आपका लिंक है। इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनकी जो योगदान है, बोल सकते हैं बहुत अनफैथोमेबल, यानी कि अतुलनीय बोल सकते हैं इसका हिंदी से। हिंदी भी इसका टफ, इंग्लिश भी इसका टफ है, तो ये हो गया। लेकिन आप आपको क्या देखना है इसके रिगार्डिंग, ये देखिए मार्च 1927, अगर आपको थोड़ा मालूम हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी सी, तो 1927 वो टाइम था जिस टाइम में डॉक्टर बी अम्बेडकर जी ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया, महाड़, ठीक है, ये महाड़, ठीक है, महाड़ सत्याग्रह। उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो ब्रिटिश ऑफ जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, महाड़ जो है ना, ये आपने देखा हो कि जो तालाब होता है ना, तालाब तालाब जैसा ही होता है ये, आपने देखा हो खास से बनारस के साइड में बना होता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये तालाब ही है, तो वहां पर सबके लिए अलाउ नहीं था उस तालाब में जाना, जो कि वहाँ लोअर कास्ट के लोग थे, जो नीचे तबके के जो कास्ट जाति के जो लोग थे, उनको अलाउ नहीं था। जो कि हाई क्लास कास्ट के लोग थे उन्हीं को अलाउ था। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खासकर एक स्टेप्स लिया, और वो कदम ये था कि सभी कास्ट के लोगों को वहां पे अलाउ कर दिया गया। अब इसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। जब प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर इस चीज को वापस ले लेते हैं। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, जो भी हिंदू जो अपर क्लास के जो लोग थे, लेकिन इसी के खिलाफ में 1920, ये पूरी घटना हुई 1926 में। अब इसी के रिजल्ट में यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने मार्च 1927 में यहाँ पे एक सत्याग्रह, या बोल सकते हैं एक यहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट करता है, महार सत्याग्रह, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो अगर आप थोड़ा ये मालूम है कि जो गोल मेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, 3 हुए थे। अब 3 में से आपको मालूम है कि कांग्रेस आपके सेकंड में पार्टिसिपेट किए थे, फर्स्ट नहीं गए थे, लेकिन यहाँ बी आर अम्बेडकर जी पार्टिसिपेट किए थे तीनों बार में, तीनों बार में, ठीक है। ये एक अलग फैक्ट है जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट ये है कि पूना समझौता यानी कि पूना जो पैक्ट था 1932, जो कि आप कह सकते हैं कि जो
गांधी जी के साथ हुआ, क्योंकि इसमें डिमांड किस चीज की थी, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो कि सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय यानी कि आप बोल सकते हैं जो कि कम्युनल अवार्ड, इसके रिगार्डिंग ये चीजें थी, क्या थी कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट में इसको रखा गया था, की बात की गई थी। इनको सेपरेट मतलब क्या हुआ, जैसे 1919 1919 में, जब आपको मालूम होना चाहिए कि जब मुस्लिम्स के लिए, सॉरी 1909 में जब मुस्लिम्स के लिए जब सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन किए गए, प्रावधान किए गए, तो उसी टाइम में उसके बाद में फिर 1919 में इसको बढ़ाया गया, क्रिश्चियंस के लिए किया गया। फिर आपका 1932 के टाइम में आसपास में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो निचले तबके जो क्लास थे, उनको यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन था उसमें रखा गया। लेकिन गांधी जी ने इनका अगेंस्ट किया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो समाज है वो टूट रहा था, वो बढ़ रहा था। तो प्रोटेस्ट नहीं एक बोल सकते, गांधी जी ने यहाँ पर मतलब एक अनशन किया, और उस अनशन में कहीं वो बीमार भी थे। अम्बेडकर जी जाते हैं, डील होती है, और डील के बाद में रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनकी सीट को बढ़ाकर उनको उनको बढ़ा दिया गया, ठीक है, कितने आपको याद नहीं करने, उनको बढ़ा दिया गया, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ पर है 1956 में, जिस टाइम में डॉक्टर बी अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को यहाँ पर में अपने आप को परिवर्तित किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये कुछ कुछ फैक्ट इनके बारे में। लेकिन हाँ, कौन कौन सी जो पत्रिकाएं हैं इनकी, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, मेंस में निबंध लेखन में आप यूज कर सकते हैं, ऐसी राइटिंग की बात करें तो कौन कौन से इसकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है, ये भी आप इसको प्री के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि पत्रिकाएं में बात करें तो मूक नायक हो गया, जो कि 1920 में आपका लिखा गया था, और बहिष्कृत भारत 1927 में, समता हो गया, जनता 1930 में, संगठन की बात करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 ये बनाया गया था, और इसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीलिम्स में। अगर आपको मालूम हो, आई थिंक कि 18 में या 19 में इसमें क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन लेके नहीं आए, लेकिन हम हमें मालूम है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, और अनुसूचित जाति संघ 1942 में ये बनाया गया था। अगर आप इसे और भी है, लेकिन आप ये सिलेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेते हैं तो एग्जाम में सब कुछ पढ़ के नहीं जाते सब लोग, कुछ पढ़ के आते हैं और वहां जाकर एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि वहां पर आपके सामने ऑप्शंस भी होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं, बस आपको वहां पर एक उदम चिट पट खेलना पड़ता है, कि चिट पट तो है ही, बस कौन सा आएगा वो आपको देखना है ना, तो वही चीज है। अगला जो आर्टिकल है ये आपका NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अभी कौन है, अजीत डोभाल है ना, अजीत डोभाल है ना। तो इनके बारे में, और अभी क्या हुआ है कि इनकी जो मुलाकात है ये अभी जो आपके सेंट्रल मध्य एशिया के जो देश हैं उनके साथ हुई है। क्या है पूरी खबर, इसको पढ़ते हैं। ये वाले किस में आएगा, पेपर 2 में आएगा, IR का ये पार्ट हो गया, IR का यानी कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशन यानी कि इंटरनेशनल जो रिलेशन उसका ये पार्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट क्या है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने पहली बार मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, क्योंकि इसके पहले ना 2019 में एक हुआ था, तो ईस्ट एशिया समिट, सॉरी सेंट्रल एशिया समिट, क्योंकि मध्य एशिया में आते हैं, तो उसमें मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन यहाँ पर पहली बार इसलिए बोला क्योंकि NSA ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब मोदी जी काम आधा यही कर रहे हैं। किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और यहाँ उज्बेकिस्तान हो गया, के अपने समकक्षों के साथ एक विशेष बैठक की मेजबानी की। ये कॉन्टेक्स्ट है कि इन्होंने मीटिंग की और उन्होंने यहाँ पर अपनी स्पीच दी, यहाँ पे इन्होंने अपनी मीटिंग की, स्पेशल होस्टेड और इन्होंने होस्ट भी किया। लेकिन अब थोड़ा समझते हैं थोड़ा मैप में कि इनकी लोकेशन है कहाँ पर, सेंट्रल एशिया की। ये पूरी जो इमेज है सेंट्रल एशिया की है। कितनी कंट्री है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, 5 कंट्री है। और सीमा की बात करें तो ये आपका इधर ऊपर हो जाएगा रसिया, ठीक है, इधर आपका चाइना, ठीक है, इधर आपकी यूरोपियन कंट्री पर हो गया, अफगानिस्तान वाला नीचे वाला पोर्शन हो गया। और कुछ दिन पहले हम बात की थी किर्गिस्तान को लेकर, फरगना वैली को लेकर हम बात की थे, है ना, ये वाला यहाँ वाला पॉइंट फरगना वैली, जो कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट चलता है, विवाद चलता है फरगना वैली को लेकर। चलिए वो बात अलग है। उज्बेकिस्तान यहाँ पर हमने इससे पहले भी हम बात किए थे, उज्बेकिस्तान समरकंद याद कीजिए, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था SCO की मीटिंग यहाँ पर हुई थी, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ कुछ पॉइंट हम यहाँ बात किए थे। तो ये आपका एक इमेज रहा, एक मैप रहा जो कि 5 कंट्री का है, ठीक है। आते हैं कुछ पॉइंट पे कि दोनों की मीटिंग्स में कौन कौन सी बातें, कॉमन बातें निकल के आती है, और कौन कौन सी टॉपिक्स पे बात होता है, किस किस मुद्दों पर बात होती है। मुद्दा आपका होता है कि 30वीं वर्षगांठ, ठीक है, दोनों यानी कि सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में जो कूटनीति जो संबंध है यानी कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, इसके 30 साल पूरे हो चुके हैं। पहली बात तो ये। और जब ऐसे कुछ 30-50 ईयर्स से पूरे होता है तो UPSC का भी नजर होता है, और यहाँ से UPSC क्वेश्चन बना लेती है, सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस बार जो क्वेश्चन बनेंगे ना डेफिनेटली, क्योंकि अभी से हम लोग जब स्टार्ट किए हुए हैं, तो ये आप मार्च
अप्रैल तक जाते हैं, ठीक है। अप्रैल के बाद में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम मई में है, 28 मई को। हम लोग इतना टॉपिक कवर कर लेंगे ना, मतलब आपकी प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, इतने टॉपिक कवर कर लेंगे कि आपको ना, अगर आप क्योंकि क्लास डेली कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें हम रिपीट भी करते हैं, बोल के रिपीट कर लिए कि अच्छा ये टॉपिक हम डिस्कस किए थे, तो डेफिनेटली आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन में 90-95% क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, मतलब 90% क्वेश्चन। बाकी बेसिक भी हम कभी बात कर लेते हैं, कभी कुछ हिस्ट्री आया, कभी कुछ पॉलिटी आया, कभी कुछ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तो हम स्टैटिक तो बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरी वर्षगांठ इसकी पूरी हो चुकी है। अफगानिस्तान, देखिए, दो मुद्दों पर ज्यादा बात हुआ। देखिए, आपको मालूम है एक चीज, देखिए, जब भी मीटिंग्स हो ना, इंडिया जब भी कुछ मीटिंग्स हो, तो ये तो मान के चलिए कि आतंकवाद का जो मुद्दा है ना, ये एक कोर टॉपिक होता है डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर भी अफगानिस्तान का जो मुद्दा था, ये तो था ही यहाँ पर, ठीक है। आतंकवाद का ही मुद्दा था, अफगानिस्तान का इशू और इशू ऑफ जो टेररिज्म है, ये दोनों टॉपिक पे यहाँ बात हुई। क्या बात हुई, किससे? वही चीजें, इसको कम करना है, इसको और कम कर ले जाना है, ठीक है, आतंकवाद को रोकना है ना? ये सब चीज बात हुई। एक पॉइंट यहाँ पर और एक है, क्या है? तो INSTC, यानी कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये क्या होता है? देखिए, इसको लेकर ही बातचीत हुआ। तो पहले हम ये समझते हैं ना कि इसको हम मैप में देख लेते हैं कि ये जो गलियारा है, ये जो कॉरिडोर है, ये क्या है, कहाँ पर है। इमेज अगर आप देख पा रहे होंगे तो आई होप कि इमेज क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो ये जो है ना, पीछे हम जो देखें, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये आपका मुंबई से, ध्यान रखेंगे सेंटर जहां से डेस्टिनेशन है, मुंबई से आपका जो सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रसिया में, यहाँ जो कि रसिया में, इसको एक कनेक्ट करता है। और इसमें सेंट्रल जो आपके, जो कैस्पियन सी के रास्ते से होते हुए, ईरान से जाते हुए, चाबार पोर्ट के रास्ते से जाते हुए, चाबार पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रास्ते कहाँ निकलता है, सेंट्रल एशिया, और एक रसिया की तरफ कनेक्ट करता है। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है, व्यापार है, जो यहाँ पर खास हमारी शिप जाती है, तो इसके लिए हमें रूट जो था पहले, वो हम लोग यहाँ से अरेबियन सी होते हुए, स्वेज में पास करते हैं, मेडिटेरियन सी होते हुए, फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ जो जिब्राल्टर है, इससे पास करते करते जो आपके नॉर्थ सी, बाल्टिक सी होते हुए यहाँ पहुंचते थे। आपको सोचिए कि कितना लंबा रास्ता हम लोग ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन ये जो आपका जो कॉरिडोर है, इसके जरिए किनके हम लोग शॉर्ट रूट, बस इतना है कि हम लोग कुछ कंट्री से होकर गुजरेंगे, पूरा समुद्री रास्ता नहीं होगा। लेकिन ये आपका लैंड रूट होगा। ये आपका सी रूट था, ये आपका लैंड रूट होगा। हाँ, बीच में कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी है, तो यहाँ से हम लोग बोट यूज कर लेंगे, जहाज यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इसको कनेक्ट करने, कौन सी? INSTC, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। तो इस टॉपिक पर भी बात हुआ, इस टॉपिक पर भी दोनों कंट्री बीच में डिस्कशन होती है। और इससे इनका फायदा ही क्या है? यार आपको मालूम होना चाहिए कि जो ग्वादर पोर्ट है और जो चाबार पोर्ट है, चाबार पोर्ट जिसको इंडिया ने डेवलप किया ईरान में, और इसके जरिए टू वे का रास्ता खुलता है। टू वे मतलब क्या हुआ कि एक हम लोग रास्ता अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, जो कि हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, और एक रास्ता निकले कहाँ पर? तो कैस्पियन सी होते हुए आपका जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां तक, जिसको हम लोग इस नाम से जान रहे हैं, INSTC, अंतरराष्ट्रीय। ये बस नाम ही इंपॉर्टेंट है, नाम मेंशन कर देंगे कहीं पर तो आपको लगता है, मतलब लगेगा कि हाँ आपको आइडिया है कहाँ किसको कनेक्ट करना है। एक और एक है, एक तापी करके है। तापी मतलब क्या हो? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये भी एक गैस पाइपलाइन के लिए। लेकिन ये अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब इसका ये स्टार्टिंग नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें दो एक हर्डल्स है। कौन सा हर्डल्स है? पाकिस्तान तो एक है ही, और एक कौन सा है? अफगानिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान तो नहीं है। तुर्कमेनिस्तान तक हमें गैस पाइपलाइन तक पहुंचाना था, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर अफगानिस्तान भी मान जाएगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए बहुत ज्यादा एक हर्डल क्रिएट कर रहा है, तो अभी ये पेंडिंग है, अभी वेटिंग जोन में। तो तापी भी है कि यहाँ पर तापी लेके बात नहीं हुआ, लेकिन इसको लेके बात हुआ, ठीक है, इसको लेकर। इसके बाद फिर नई, और देखिए, मिसयूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस इस मीटिंग पे खासकर जो तकनीकी है, जो प्रौद्योगिकी की हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक की जो बात करते हैं, इसके रिगार्डिंग भी बातचीत की गई। क्या बातचीत की गई? तो इसमें ये बोला गया कि नई और उभरती जो प्रौद्योगिकियां है, इसका दुरुपयोग बोल सकते हैं, यानी कि इसका ना हो सके, इसके रिगार्डिंग भी बात होती है। टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज भी है, प्लस यूज, एक माइनस यूज भी है, नेगेटिव यूज भी है। तो इसको लेकर यहाँ बात हुआ। हथियारों को लेकर भी, हथियारों, नशीले जो पदार्थ की तस्करी होती है, आपने देखा हो कि अफगानिस्तान वाला जो पोर्शन है, गोल्डन क्रिसेंट, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जहाँ से ओपीएम की खेती होती है, इसको लेकर ही बातचीत होती है, क्योंकि अफगानिस्तान से सटा हुआ आपका सेंट्रल एशिया है। तो कहीं कहीं जो बॉर्डर से सटा हुआ जहाँ ओपीएम की खेती होती है, तो वहाँ डेफिनेटली है कि वहाँ पर जो सप्लाई है ओपीएम या ड्रग्स की, वो तो डेफिनेटली होगा। तो इसको लेकर बात हुआ। प्लस यहाँ पर एक पॉइंट और निकला यहाँ पर,
कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर ये बोल देखिए आप सेंट्रल एशिया के साथ में हम लोग सीरियस लेते नहीं है। हम लोग ज़्यादा मीटिंग कहाँ करते हैं, यूएसए हो गया और भी जो डिफरेंट आपके रीजनल ग्रुप हो गए, एससी हो गया, क्वाड हो गया, है ना, इसको करते हैं। तो हम लोग सेंट्रल एशिया से सीरियस होते नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो अब मीटिंग्स हमारी हो रही है, बायलैटरल मीटिंग्स हो रही है, तो ये मीटिंग्स को हम लोग एक संस्थागत करण यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की नीड है। देखिए एक तंत्र बोल सकते मैकेनिज्म, इसको एक मैकेनिज्म है, इसको बांधने की नीड है और इसकी इस दिशा में काम भी करने की नीड है। तो ये पूरा आपका इसमें बातचीत किया गया। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट और है, थोड़ा अगर हम बात करें, थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं, तो दोनों कंट्री जो है ना आपस में ऐतिहासिक संबंध रखते हैं। कैसे? आपने देखा ग्रेट सिल्क के बारे में, सिल्क रोड, है ना, ग्रेट सिल्क रोड के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, फरगना घाटी, तो ये वो पॉइंट है, ये वो जोन है जहाँ से इंडिया जो है ना, जो सिल्क आपको सिल्क रोड तो मालूम होगा ना, जहाँ से ट्रेडिंग होती, व्यापार होता था, इंडिया का भी चाइना का भी होता था। ठीक है, तो ये वो रूट है फरगना वैली की, जहाँ बोल सकते हैं कि ये वो सिल्क रूट क्रॉस करता था। सिल्क रोड जो है ना फरगना घाटी से होकर गुजरती थी, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अमीर खुसरो की बात करें तो सेंट्रल एशिया से यहाँ आए थे, है ना। देहलवी जो है वो भी, अल बिरूनी, बाबर जो कि आपको मालूम है, हिस्ट्री में पढ़े हुए 1526 में, जो कि सेंट्रल एशिया से वो इंडिया आते हैं, है ना, और यहाँ पर आके फिर सेटअप होते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आपके पास में संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके जरिए भी आपको अभी हम जस्ट बताया उज्बेकिस्तान के समरकंद में मीटिंग होती है 2022 की एससीओ की। तो इस जरिए में डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी पॉलिटिकल रिलेशंस जो है ना, इस तरीके से आप दोनों के बीच में बना होता है। अशगाबाद जो समझौता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2011 में इसको बनाया गया था और इसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया 2018 में। इंडिया इसके मेंबर बनता था 2018 में। इसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है इसका ट्रेड को प्रमोट करना, व्यापार को। किसके जरिए? देखिए ये जो है ना अशगाबाद, ये अगर आप रूट देख पा रहे होंगे, आई थिंक इमेज आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये जो अशगाबाद एग्रीमेंट है, इसमें जो भी आप रोड देख पा रहे हैं, जो भी आप इसमें एरो देख रहे हैं, ये आपका ट्रेड रूट है, किस तरीके से यहाँ ट्रेड होने वाला है। तो न्यू दिल्ली यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ से पाकिस्तान का है, लेकिन ये अभी बंद है। ठीक है, ये बंद है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ से देखिए जो ग्वादर पोर्ट है, यहाँ से आपका देखिए, आपको लग नहीं रहा कि ये जो आपका अशगाबाद जो एग्रीमेंट है, बेसिकली ये किस कंट्री के बीच में हुआ था? इसमें इंडिया नहीं था, इसमें ईरान लोग थे, पाकिस्तान भी था। लेकिन ये जो आपका ट्रेड रूट है, इसी के जरिए अशगाबाद एग्रीमेंट के जरिए कहीं हमारा जो INSTC जो हम पीछे बात की है, क्या इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चाबार पोर्ट है, यहाँ से हम लोग इधर मूव कीजिए, अफगानिस्तान कीजिए, सेंट्रल एशिया कीजिए, हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कितने कंट्री थे, तो यहाँ पर आई होप कि लिखे नहीं होंगे, देख लेते हैं। लिखे नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट होता है आतंकवाद का मुकाबला करने में समान विचार। देखिए यहाँ पर ना एक पॉइंट और लिखा गया कि जो कि पीछे वाले पॉइंट से लिंक है, इनकी यहाँ से लिंक है, इधर से। तो इसमें ये बोला गया कि आतंकवाद से फाइट करने के लिए जो राइट माइंडेड कंट्री है, जो चाहते हैं कि आतंकवाद के खात्मा हो सके, वो सामने आए और वो एक समान जो विचारधारा वो रखे। यहाँ पर पाकिस्तान की दुश्मनी और अफगान अस्थिरता, दो एक ऐसे मुद्दे हैं जो कि खासकर जितने भी यहाँ पास अशगाबाद समझौता की बात करें, संघाई की बात करें, या जो भी है इसके पहले हम देखें, इसके लिए एक बोल सकते हैं कि बैरियर, एक कांटा बोल सकते हैं, ये पाकिस्तान, ये और अफगान और स्थिरता, ये बनता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान हॉस्टिलिटी और अफगान आपका इनस्टेबिलिटी, दो ऐसे पॉइंट है जो कि कहीं कहीं खासकर सेंट्रल एशिया की बात करें, ईरान से संबंध की बात करें और या अफगानिस्तान की, इसके बीच में कहीं एक बैरियर बनता है। इसके बाद में एक लास्ट एक स्लाइड, इसको हम देख लेते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। आतंकवाद और इस्लामी कट्टरवाद, ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि खासकर सेंट्रल एशिया की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों देश के बीच में, इन दोनों देश के बीच में जब भी क्वेश्चन आए, सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे होता है कि एक कंट्री से क्वेश्चन, छोटी मोटी से उज्बेकिस्तान से क्वेश्चन, ये नहीं बनते हैं। लेकिन पूरा सेंट्रल एशिया, उसमें 5 कंट्री है, तो ऐसे क्वेश्चन में से बनते हैं। तो इसमें जितना भी कंटेंट हम अभी लेके आए हुए हैं, ये आपका कंटेंट मतलब परफेक्ट है और कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट कंटेंट हो जाएगा। चीन की भागीदारी, आपने यहाँ पे ये भी देखा कि जो चीन का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं इस दोनों के रिश्ते संबंध के बीच में कहीं ना कहीं एक बैरियर बनता है। झरझरा सीमा या बेलगाम भ्रष्टाचार, यानी कि बोल सकते हैं पोरस जो बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर यानी कि बोल सकते हैं कि जो क्रिसेंट वाला जो गोल्डन क्रिसेंट वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो पोरस एरिया हो गया। अनब्रिडल्ड आपके जो करप्शन भी होते हैं, ये भी दोनों देश के बीच के जो रिलेशन है, कहीं कहीं आपका इसके बीच में एक हर्डल बनता है। मूल्य आधारित सांस्कृतिक नीति, ठीक है, दोनों देश को अपने दोनों जो संबंध है सही करने के लिए हमें क्या स्टेप ले सकते हैं। तो पहली बात ये कि दोनों के बीच में जो कल्चरल जो पॉलिसीज है, कल्चर पॉलिसीज जो है, इसको ये वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए।
वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नाम नाम का, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। पहली बात, अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को का लाभ उठाने के लिए सही मंच। देखिए, ये एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है, जब ये मीटिंग्स होती है तो एक प्लेटफॉर्म जो क्रिएट होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप बोल सकते हैं राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे, दोनों के तीनों के लिए ये बेस्ट है। तो इसी लाइन से आप लिख के आप अपने जो क्वेश्चंस के आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा यहाँ तक का पूरा। एक क्वेश्चन इसी में था, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, पूछा गया था। आई होप कि इसका क्वेश्चन के आंसर आप क्या बनाते हैं। अफगानिस्तान और मलेशिया तक पहुंचने के लिए भारत पाकिस्तान पर नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन किसमें, चाबहार बोर्ड के बारे में, चाबहार बोर्ड। और ये आई होप कि ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना तो मेरे ख्याल से इतना हम क्वेश्चन डिस्कस किए, चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान, इतना कुछ, ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में ये रहा समग्र का, ये समग्र का जो कि अभी रिसेंटली, अच्छा ये तो अभी इसका चेंज होने वाला है, जस्ट सेकंड, इसको नहीं करते। ये रहा एप्लीकेशन, अभी तक का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, तो प्ले स्टोर से। आपको बस सर्च करना है एग्जामपुर, और आपके पास एक इंटरफेस आएगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, अपने नाम को यहाँ रजिस्टर कीजिए, और जितने फीचर्स यहाँ एग्जामपुर आपको प्रोवाइड करता है वो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस हो गया, फ्री प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स हो गया, ऑल इंडिया सोशल टेस्ट हो गया, है ना, फ्री पीडीएफ्स हो गया, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज और जॉब अलर्ट्स हो गया, ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप इसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कभी अगर आपको कॉल ना लगे, बिजी आए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट कर सके, जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, क्लास कैसी लगी, अच्छी, बुरी, गुड फीडबैक, बैड फीडबैक आप दे सकते हैं, लेकिन क्लास के रिगार्डिंग आप जरूर कुछ ना कुछ अपनी फीडबैक दीजिएगा, ताकि यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।